हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 3 है हमारा जल संसाधन। हम बात करेंगे भारत देश के पास जो पूरे विश्व के जल संसाधन का केवल 4% है और जनसंख्या भारत के पास पूरे विश्व का 18% है, जो 2011 की जनगणना में 17.70% था। अब बात करते हैं जल संसाधन को हमें सुरक्षित रखना है, हमारे लिए उपयोगी है काफ़ी मात्रा में। जल ही है, जल है तो जीवन है, ठीक है ना, जानते ही होंगे आप। अब बात आती है जल संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब याद कैसे रखेंगे इसको भाई, बड़ा आसान बना दिया आपके लिए। पिछली जो वीडियो है उनमें भी हमने बहुत सारे पॉइंट ऐसे ही दिखाए हैं आपको, ताकि विजुलाइज किया गया है बहुत सारे पॉइंटों को। एक बार वीडियो देखो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ पर एक बार आप ध्यान से देखना। जब भाई जल संरक्षण कब मनाते हैं हम, जब पानी ज़्यादा बर्बाद हो रहा होता है, उसको बचाओ, तो पानी बचाओ अभियान है आपका एक प्रकार से, है ना। अच्छे से। ऐसा तो है नहीं कि आप नहाना छोड़ दोगे पानी को बचाओगे, मतलब संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, नल बह रहा है तो नल बहने से टब भर गया है पानी का, और फिर भी पानी क्या है, नीचे बर्बाद हो रहा है टब भरने पे। आपको वाटर सेव कैसे कर पाओगे आप भाई? आप जब टैप को क्लोज कर दो टब भरने पे, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका, सेव हो जाएगा। तो सुबह सुबह नहाते नहाते याद कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है ना। नहाते तो हर रोज ही हो, तो एक बार देखो, टैप को क्लोज कर दो टब भरने पे, क्योंकि हमें वाटर सेव करना है। पहले टी से टैप वाले टी से क्या बना 20, टब वाले टी से क्या बना 2, और वाह को उल्टा कर दो, क्या बन गया, माँ बन गया। अब बात आती है यहाँ, तो माँ से तो मई मंथ भी बन सकता है, मार्च भी बन सकता है, ऐसे भी डाउट बन जाते हैं बहुत सारे ना, क्योंकि दिवस तो भाई हर महीने में होते हैं अलग अलग। अब यहाँ क्या देखना आपने, वाह में ये वाटर में आपने देखा आर है, तो वाह माँ के साथ आर लगा दोगे तो मई तो मंथ बन नहीं सकता, तो कौन बनेगा, मार्च बनेगा। तो आप आगे तक लंबे समय तक याद रख पाएंगे। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखा, टैप को क्लोज कर दो टब भरने पे, क्योंकि हमें वाटर सेव करना है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, जल का भारत जो है 70% प्रयोग करता है एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। और फिर 20% प्रयोग करता है इंडस्ट्री में, उद्योग धंधों में, और 10% प्रयोग करता है पीने योग्य में, ठीक है ना। ऐसे भारत जल संसाधन का प्रयोग करता है। विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है आप जान पाओगे, और एक भविष्यवाणी भी हुई है कि 2025 तक क्या होगा, 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। अब भाई इतने लोगों को जल की किल्लत महसूस होने वाली है। टीवी में भी देखा होगा आपने, कई बार लोग लंबी लंबी लाइन लगाते हैं पानी लेने के लिए, कहीं सूखाग्रस्त हो जाता है, क्या कारण होता है। एक और आप देखोगे, इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर वार्षिक औसतन वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा वाले हमारे देशों में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उनके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंध न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होते हैं, है ना। और ये ही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव है, जिसे हम उचित प्रबंध के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो मतलब वर्षा के पानी को हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, वो बह जाता है, समुद्र में चला जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो और आपने अनुभव कर भी लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंध करें, परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। अगर जल नहीं बचा पाएंगे तो जल ही जीवन है, आप जानते ही हैं। जल नहीं होगा तो जीवन कैसे हो पाएगा, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल प्रबंध क्या है, हम जल का संरक्षण एवं प्रबंध कैसे करें भाई। पुरातत्व विज्ञान एवं ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों तथा मलबे से बांध, जलाशय और झीलों के तटबद्ध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। कैसे भाई, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। जैसे आप देखें, प्राचीन भारत में जलीय कृतियां क्या थी। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। तो प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है ये तो। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था, बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के काल में कलनई बांध बनाया गया था, जो दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बना था। यह वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में है। इसका निर्माण चोल राजवंश शासन काल में हुआ था, और राज्य में
पड़ने वाले सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए कावेरी नदी को डाइवर्ट कर बनाया गया। यह बांध प्राचीन भारतीयों की इंजीनियरिंग का उत्तम उदाहरण। आज भी देखते हैं तो इंजीनियरिंग के हिसाब से देखते हैं तो ये डैम उस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था, साइंटिफिक तरीके से। फिर देखते हैं कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है में से भोपाल की झील है, 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। तो आप जानते हैं हौज खास, जानते हैं इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिरी फोर्ट में। तो ये हम देखते हैं प्राचीन भारत में जलीय कृतियां भी बनी हैं। फिर बात आजकल देखते हैं बांध बनाते हैं। बांध होता है क्या भाई? बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक होते हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बांध में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन व मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास जो है बेसिन में बाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पन्न और सिंचाई दोनों के काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन पर हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण को समन्वय करती है। तो आपने देखा बांध कितने काम होते हैं। बांध के बाढ़ से बचाता है, ठीक है ना, उद्योगों के लिए बिजली उत्पन्न करता है, मत्स्य उत्पादन करता है, और जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन भी इनके साथ चले भाई। कैसे चले? जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन में लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा तो किसको मिल रहा है? फिर वही शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, उद्योगपतियों और कुछ नगरीय क्षेत्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में इसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? मान लो जहां डैम बनाया, जिस गांव में डैम बना, क्या वो लोग उसका इतना ज़्यादा फायदा उठा पाते हैं? नहीं, उनसे ज़्यादा दूर तक के लोग ज़्यादा फायदा उठा पाते हैं। अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणवादियों, मानवाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को केंद्रित करता था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध में विस्थापित गरीबों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। तो आपने देखा होगा, जैसे लोग आप अपनी डिमांड करते हैं हमें ज़मीन अलॉट की जाए, उससे दूसरी जगह की जाए और हमारे मकान बनाए जाएं, ऐसी कुछ चीज़ें सामने आती हैं निकल कर। अब उत्तरजीवियों में से हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देख लीजिए। आप देखेंगे भाई, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, ऐसा मानना है कि इनका अरिहंत के जो उत्तरजीवी थे, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये यातनाएं जो झेल रहे हैं हम, हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा कुछ और लोगों को होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी भी दी है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय बांध है। यह भागीरथी नदी पर 261 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है, ठीक है। रिहंद रिहंद बांध द्वारा बनाए गए जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत जलाशय भी कहा जाता है। जो रिहंद बांध है आपका, देखें रिहंद नदी, सोन नदी की सहायक नदी यहाँ है, ठीक है। रिहंद बांध जो आप देख रहे हैं, कर्क रेखा ये गुजर रही है, कर्क रेखा से उत्तर में पड़ता है, यहाँ पर लोकेशन है, सोन नदी की सहायक नदी है। तो ये रहा, गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो इसका जो जलाशय बनता है गोविंद बल्लभ पंत ये जलाशय बनाता है। फिर इसके बाद आता है हीराकुंड बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध है भाई। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। फिर आता है नागार्जुन। नाग का और कृष्ण का बचपन का संबंध है भाई, है ना। जैसे कृष्ण की गेंद पानी में गिर गई थी तो उसने नाग को मार गिराया था और गेंद निकाली थी। तो कृष्णा नदी पर नाग, तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन बांध। सबसे पुराना क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वैसे भी याद रहता है बच्चों को, टोटली याद रखते रहते हैं। नागार्जुन तो ऐसे याद रख लेंगे, नाग का बचपन का कृष्ण के साथ संबंध था, ठीक है ना। तो नागार्जुन डैम कौन सी है? कृष्ण नदी पे है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक तकनीक से बनाया गया हुआ बांध है, ठीक है। फिर कोयना बांध जो आप देखेंगे, कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना बांध नगर महाराष्ट्र में कोयना नदी पर 130 मीटर की ऊंचाई के साथ बनाया गया है। और कोयना बांध द्वारा स्थापित झील को शिवाजी झील कहते हैं। यहाँ जो झील बनती है उसको क्या बोलते हैं? शिवाजी झील बोलते हैं,
ठीक है। फिर बात करते हैं, क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है? यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात को 9,490 गांवों तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। अब सोच के देखो, कुछ गांव वालों की कुर्बानी कितने लोगों के काम आती है। ठीक है ना भाई, ये जो डैम बनाया गया है इससे बिजली उत्पन्न होती है। मध्य प्रदेश को बिजली का 57% जाएगा, महाराष्ट्र को 27% जाएगा, गुजरात को 16% जाएगा और राजस्थान को केवल इससे पानी की ही मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी। ठीक है। इस बाहुबली डैम को बनाने में 86.20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है, यानी धरती से लेकर चांद तक इतने कंक्रीट का इस्तेमाल करके सड़क बना सकते थे। और दूसरा सबसे बड़ा बांध है, इस बांध को बनाने में 56 साल लग गए भाई। कौन सी को? सरदार सरोवर बांध को। ठीक है। अब बात आती है, क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी जो विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत के लिए बांध बनाकर जल की दिशा को परिवर्तित कर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। तो जो ये कोयना डैम बनाया गया इसकी वजह से क्या है, कृष्णा गोदावरी और कृष्णा नदी की जल विवाद की शुरुआत हो जाती है। फिर बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण। भाई वर्षा जल संग्रहण क्या आप करते हैं? आर यू ए वाटर हार्वेस्टर? दिस मानसून जॉइन अस इन कंटिन्यू द रेन ड्रॉप्स। क्या आप भाई बरसात होती है उस पानी को सुरक्षित रखते हैं? बाहर बर्तन कोई रख के उसमें देखते हैं आप, या जैसे आपने देखा होगा घर पे इन्वर्टर में पानी इस्तेमाल करने के लिए आप वाटर को सेव कर लेते हैं कुछ मात्रा में, लेकिन छत से आने वाले पूरे पानी को आप नहीं कर सकते। अब कुछ राज्य हैं, कुछ देश हैं जहाँ ऐसा करते हैं। जैसे मेघालय में देख लो आप, जब छत से बरसात का पानी आता है तो उसको नीचे सुरक्षित कर लिया जाता है, फिर उसका रीयूज कर लिया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो आपने देखा, पानी की खपत कम करने के लिए बांस ड्रिप, और आजकल किसान भी क्या करते हैं, खेतों में खाल को हटा के पाइपलाइन ले आए हैं, जिससे क्या हुआ है कि पानी की खपत क्या है, जो एक्स्ट्रा पानी बर्बाद होता था वो बचत हो रही है। तो ऐसे हम पानी को सुरक्षित रख सकते हैं, एक एक बूंद को बचा सकते हैं। भाई बात करते हैं, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर की छत पे क्या है, वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। और इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मतलब घर बनाओ तो क्या हो भाई, बरसात होगी नीचे हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। भाई अब आने वाले टाइम में एक सोलर सिस्टम भी होने लग गया, ऑटोनोमस बिल्डिंग बनेगी। जैसे भाई आप ऐसा घर बनाओ कि आप बिजली भी खुद से उत्पन्न कर लो, पानी भी खुद से। तो ऐसा जब होने लग जाएगा तो पर्यावरण को तब जाके काफी फायदा होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि आप सोलर पैनल लगा लो अपने मकान पे स्थिर, ताकि आप कुछ परसेंटेज मात्रा में बिजली अपनी खुद बना लो, फिर पानी भी खुद उत्पन्न कर लो। ठीक है ना, तो ऐसे रिसाइकिल करना सीख लो ताकि प्रकृति को बचाया जा सके। भाई जो आपका चेन्नई है, चेन्नई ने वाटर क्राइसिस झेला है, और इस वजह से उसको, तमिलनाडु की जो शहर है चेन्नई, उसको 2 जून 19 जो था 19 जून 2019 में चेन्नई सिटी ऑफ ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया था, 0 डे बोल दिया गया था, क्योंकि वहाँ सूखे की समस्या सबसे ज़्यादा थी। ठीक है। फिर अंतर्राज्यीय जल विवाद एक सूची तैयार करना है आप लोगों ने, देखना है कि किस राज्य के बीच जल का विवाद है, किस देश के बीच जल का विवाद है। जैसे भी हम बात करेंगे, भारत में क्या है, द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 अमेंडमेंट इन 2002 में अमेंडमेंट कर दिया गया है। आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए रोल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन adjudicating conflicts surrounding interstate rivers that rise among these states regional governments। आपने देखा है जब दो राज्यों के बीच झगड़ा हो जाता है तो उसको आर्टिकल 262 के तहत हम सुलझाते हैं, और जब दो देशों के बीच में झगड़ा हो जाता है उसको आर्टिकल 253 के तहत सुलझाते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल, जो सिंधु इंडस ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल संधि, उसमें हम भारत जो है 20% ही पानी का प्रयोग कर सकता है। अगर उसमें कोई मुद्दा हो जाता है तो उसको अगर सुलझाना है तो 253 के तहत। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।